Okay, welcome to the new video, students. In the last lecture we have finished the chapter number 11. Today we are going to start chapter number 12, that is biotechnology. ये भी मैं आप लोगों का 11 में कवर कर चुका हूँ, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग दिस चैप्टर. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद बायोटेक्नोलॉजी. सी स्टूडेंट्स, द टर्म बायोटेक्नोलॉजी, it is formed by the combination of two words. First is biology and second one is technology, है ना. तो हम यहाँ पे बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं. दैट कॉम्बिनेशन इज बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डिफरेंट तरीके से किया हुआ है ना. डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस दे हैव डिफाइंड बायोटेक्नोलॉजी इन डिफरेंट वेज. एक परफेक्ट डेफिनेशन जो बायोटेक्नोलॉजी का है वो ऐसा है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल फॉर्म्स, प्रोडक्ट और प्रोसेसेस. ठीक है, यानी क्या करना है, डेवलपमेंट करना है और यूटिलाइज करना है. क्या यूटिलाइज करना है, बायोलॉजिकल फॉर्म्स. बायोलॉजिकल फॉर्म्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ये कोई प्लांट हो सकता है ना, ये कोई एनिमल हो सकता है ना. तो बायोलॉजिकल फॉर्म्स में सब आ गए. माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया भी आ गए, प्लांट भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए. तो कोई भी बायोलॉजिकल फॉर्म का यूज करना या फिर उनका कोई प्रोडक्ट यूज करना है, पूरा का पूरा बायोलॉजिकल फॉर्म यूज नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा उसका जो प्रोडक्ट वो तैयार कर रहा है वो यूज करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई प्लांट है, वो प्लांट अगर कोई पर्टिकुलर सेकेंडरी मेटाबोलाइट तैयार कर रहा है, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट को ही हम एज अ ड्रग यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, उसका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं हम. ठीक है, और प्रोसेसेस या फिर कोई टेक्निकल प्रोसेस जिसका यूज हम करते हैं किसके लिए, टू ऑब्टेन मैक्सिमम बेनिफिट टू द मैनकाइंड. ह्यूमंस के लिए ये मैक्सिमम बेनिफिट देने के लिए अगर हम किसी बायोलॉजिकल फॉर्म का यूज करते हैं या उसके प्रोडक्ट का यूज करते हैं या फिर हम कोई प्रोसेस को यूज करते हैं, दैट प्रोसेस दैट इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, हाँ. तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है. ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं, और एक इन अदर वर्ड के एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स. बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज क्या है, बायोटेक्नोलॉजी मीन्स एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक, डिफरेंट साइंटिफिक, वो बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल इन द एवरीडे लाइफ, इसको हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है ना. अब बायोटेक्नोलॉजी दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं. पहले तो एक एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी कंसिडर कर लेंगे या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे हम. ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल बेस्ट कर्ड मेकिंग, दही बनाते हैं अपन, है ना, तो कर्ड मेकिंग, ब्रेड बनाते हैं, ठीक है, केक बनाते हैं, तो ये पार्ट है किसका, बायोटेक्नोलॉजी का ही एक भाग है. कर्ड बनाने के अंदर हम यूज़ क्या कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं मिल्क, हम और यूज़ कर रहे हैं लैक्टोबैसिलस, एक बैक्टीरिया, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमने मिल्क यूज़ किया और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया. ये दोनों का यूज़ करके हमने एक प्रोडक्ट बनाया, कर्ड, विच इज़ यूजफुल टू द मैन. ये हमारे लिए बेनिफिशियल है ना. तो ये एक बेस्ट एग्जांपल हो गया ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का. जब से बायोटेक्नोलॉजी ये टर्म डिस्कवर नहीं हुई थी, ये टर्म बनाया नहीं था, उससे पहले से हम वो प्रोसेस का यूज़ करते आ रहे हैं. कर्ड मेकिंग कितने सालों से चला आ रहा है, इडली, ढोकला, ये सब चीज़ें बनाते हैं, है ना. तो ये सब के अंदर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करता है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, ये ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है. लेकिन 1970 के बाद एक टेक्निक डेवलप हुई, दैट इज़ नोन एज rDNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर ये साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि हम डीएनए को चेंज कर सकते हैं, डीएनए के अंदर कुछ
चीज़ें डाल सकते हैं, वहाँ से कुछ चीज़ें डिलीट कर सकते हैं, तो वो बोलेंगे हम उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जब से 1970 के बाद से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी चेंज हुई, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का, है ना। और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आज जो इन्वॉल्व है वो ज़्यादातर मॉलिकुलर बायोलॉजी का ही भाग है, जिसके अंदर हम देखते हैं चेंज इन डीएनए एंड चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, है ना। ये जो डिस्कवर करने वाले थे ये थे कोहेन एंड बोयर। कोहेन और बोयर नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया था, ठीक है ना। कोहेन एंड बोयर, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कोहेन एंड बोयर, ठीक है। अब इसके बाद ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है ना। डिफरेंट टेक्निक्स के अंदर हम लोग सबसे पहले तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे RDNA टेक्नोलॉजी, ठीक है। RDNA टेक्नोलॉजी के अंदर क्या आएगा, सिंपल शब्दों में समझने के लिए बतला रहा हूं, चेंज इन डीएनए, ठीक है। डीएनए के अंदर हम चेंज करेंगे, कुछ पोर्शन उसके अंदर ऐड कर सकते हैं या कुछ पोर्शन वहां से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। चेंज इन डीएनए। दूसरा हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं बायोफिजिकल टेक्निक्स, बहुत सारी बायोफिजिकल टेक्निक्स है यहाँ पे। हम यूज करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेक्निक, है ना। तो डिफरेंट काइंड की टेक्निक इसके अंदर यूज होती है ना। अब ये बायोफिजिकल टेक्निक मीन्स फॉर एग्जांपल हमको अगर कोई मॉलिक्यूल्स सेपरेट करना है सेल के अंदर से फॉर एग्जांपल सेल में से न्यूक्लियस को सेपरेट करना है हमको, तो हम यहाँ पे एक बायोफिजिकल टेक्निक का यूज करते हैं जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है ना। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन किसके आधार पर, उसके वेट के आधार पर, मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स सेपरेट होते हैं या सेल ऑर्गेनेल सेपरेट होते हैं, है ना। वहाँ पे आ जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आई वांट टू टेल यू दैट बायोटेक्नोलॉजी इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल टेक्निक्स, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग टेक्निक्स को हम स्टडी करेंगे। अब इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। तो मॉलिकुलर बायोलॉजी के अंदर या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहले जो एक टेक्निक है वो आती है पीसीआर। देखो पीसीआर इट स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अभी तुमने ये पीसीआर का शब्द सुना होगा, कोविड-19 का जो टेस्ट करते हैं उसको अंदर RT-PCR करते हैं, है ना, हाँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। तो वही है यहाँ पे भी एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है ये हमको देखना है, पीसीआर और RT-PCR क्या होता है ये भी बताऊंगा। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है ये, ठीक है। अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है क्या एक्चुअली, पॉलीमरेज तो एक एंजाइम है और एक चेन रिएक्शन है। यानी चेन रिएक्शन मीन्स वो रिएक्शन रिपीट होती जाएगी, बार बार रिपीट होगी, इसलिए उसको बोला चेन रिएक्शन। सिंपल ये टेक्निक के अंदर क्या होता है सुन लो। फॉर एग्जाम्पल एक डीएनए की कॉपी है तुम्हारे पास, क्या प्रेजेंट है यहाँ आपके पास में एक, ठीक है, ये एक डीएनए का कॉपी है। अगर ये डीएनए की कॉपी लार्ज क्वांटिटी में तुमको लेना है तो यू हैव टू परफॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसकी लैक्स ऑफ कॉपी यू कैन प्रिपेयर, ठीक है, लाखों कॉपी तुम ये डीएनए की तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक तुम्हारे पास कागज दिया और एक कागज को तुमको बोला कि इसकी 1000 कॉपी बनाओ, तो तुम क्या करोगे, उसकी जेरोक्स निकालना शुरू कर दोगे और जेरोक्स निकाल के उसकी बड़ा सा बंच बना लोगे, है ना। वैसे ही यहाँ पे ऐसे समझ लो कि ये जेरोक्स है डीएनए का, लेकिन कैसे, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो ये क्या कागज पे निकलेगा कि डीएनए का जेरोक्स ऐसा नहीं। हमको क्या करना है, एक डीएनए की कॉपी से मल्टीपल कॉपीज तैयार करना है। डीएनए की कितनी कॉपी है, 1 कॉपी, ठीक है। तो 1 कॉपी से मल्टीपल, अब मल्टीपल में कितने भी आ गए, 100, 200, 1000, 2000, लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, ठीक है। मल्टीपल कॉपीज लेते हैं। डीएनए की 1 कॉपी से मल्टीपल कॉपीज लेने के प्रोसेस को पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन क्लास।
अब ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रोसेस सबसे पहले जो डिस्कवर करने वाला था वो था कैरी मुलिस, ठीक है, कैरी मुलिस 1983 में इसने डिस्कवर किया था, ठीक है ना, समवेयर यू विल फाइंड 84, ठीक है। तो ये 1983-84 में इसने क्या किया था, कैरी मुलिस ने पीसीआर टेक्निक डिस्कवर किया था। पीसीआर टेक्निक बेसिकली इट इन्वॉल्व 3 स्टेप्स, इसके अंदर 3 स्टेप्स है, ठीक है। कौन कौन सी 3 स्टेप्स है ये देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला स्टेप होता है हीटिंग। व्हाट हैपन इन दिस स्टेप, द डीएनए मॉलिक्यूल इट इज हीटेड अप टू 90 to 98 डिग्री सेल्सियस, 90 to 98 डिग्री सेल्सियस तक इसको क्या करेंगे, हम हीट करेंगे, ठीक है, ओके। अब हीट करने के बाद जब डीएनए को हीट करते हैं तो डीएनए की ये जो डबल स्ट्रैंड है, ये डबल स्ट्रैंड को अगर हम फॉर एग्जांपल 90 to 98 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो दे बिकम सिंगल स्ट्रैंडेड। क्या हो जाता है, ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, दे बिकम सेपरेट, क्लियर। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, डबल स्ट्रैंडेड से क्या बन गया, सिंगल स्ट्रैंडेड बन गया। अच्छा, ये सब कर रहे हैं कहाँ पे हम, ये सब करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल मशीन है, उस मशीन का नाम होता है पीसीआर मशीन। एक पोर्टेबल मशीन होती है ये साइज़ की, ठीक है, छोटी साइज़ की मशीन होती है। इसके अंदर आपको पूरा ऑटोमेटिक सेटअप रहता है, उस सेटअप के अंदर साइकिल कितनी रिपीट करना है, कितने डिग्री टेम्परेचर रखना है ना, कौन कौन से तुम लोगों को सॉल्यूशन डालने हैं, वो सब डाल के उसके अंदर सेट कर देना पड़ता है। वो साइकिल ऑटोमेटिक रिपीट होती है और आधे घंटे या 1 घंटे के बाद में वो हमको रिजल्ट दे देती है, ठीक है। अब देखो हीटिंग करेंगे 90 to 98, ये होगा 2 भागों में। अब ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ स्ट्रैंड इज नोन एज डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं इसको, डीनेचुरेशन, यानी डीएनए क्या हो जाएंगे, 2 स्ट्रैंड में सेपरेट हो जाएंगे। सेकंड स्टेप इज एनीलिंग, ठीक है, एनीलिंग ऑफ प्राइमर। व्हाट हैपेंस हियर, एनीलिंग के प्रोसेस के अंदर इसको वापस से 40 to 60 डिग्री सेल्सियस तक कूल किया जाएगा। क्या करना पड़ेगा, कूल करनी है। 98 से कहाँ लेके आ जा रहे हैं उसका टेम्परेचर, 60 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसकी वजह होता यह है कि इसमें हमको आरएनए के छोटे छोटे पीसेस डालने पड़ते हैं। क्या डालने पड़ते हैं यहाँ पे, ये आरएनए के छोटे छोटे पीसेस है, ये छोटे छोटे पीसेस को आरएनए प्राइमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरएनए प्राइमर। अब क्या होता है, 40 to 60 डिग्री सेल्सियस तक आने पर ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड है, इन पर कौन अटैच हो जा रहा है, ये प्राइमर आके क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। प्राइमर अटैच हो गए, है ना। दिस प्रोसेस इज नोन एज एनीलिंग, ठीक है। एनीलिंग के लिए 40 to 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमको लग रहा है। आफ्टर एनीलिंग व्हाट हैपेंस, देयर इज प्राइमर एक्सटेंशन। थर्ड स्टेप जो है इट इज नोन एज प्राइमर एक्सटेंशन। इसमें और टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है अप्रोक्सीमेटली 70 to 78 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लेकिन बुक में यहाँ पे अभी तुमको 75 मेंशन किया हुआ है। तो 75 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर वापस से क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अब इंक्रीज करने की वजह से होता यह है कि यहाँ जो प्राइमर डाले थे, प्राइमर के साथ साथ वी हैव टू ऐड थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और लाख्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड कौन कौन थे, न्यूक्लियोटाइड होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, है ना। 4 न्यूक्लियोटाइड का डीएनए बना हुआ है, हमको मालूम है। न्यूक्लियोटाइड ये है, ये सीक्वेंस में बने हुए होते हैं ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। अब थाउजेंड्स ऑफ एडेनिन, गुआनिन और लैक्स ऑफ एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन यानी न्यूक्लियोटाइड हम ऐड करते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो वो 1 by 1 अटैच होते जाते हैं, अटैच होते जाते, अटैच होगा, 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 लंबा स्टैंड बन जाएगा। वैसे ही यहाँ पे अटैच होगा, यहाँ अटैच होगा, यहाँ अटैच होगा, अटैच होगा, अटैच होगा, अटैच होगा, अटैच होगा, ठीक है। यह क्या हो गया हमारे पास,
एक स्ट्रैंड से दूसरा स्ट्रैंड तैयार होगा और ये स्ट्रैंड से दूसरा, यानी एक कॉपी से हमारे पास में डीएनए की कितनी कॉपी तैयार हो गई? 2 कॉपी तैयार हो गई, ठीक है ना। अब ये इतना इजीली, मैं जितना इजीली तुम लोगों को बोर्ड पे लग रहा है उतना इजीली ये प्रोसेस होता नहीं है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमको लगती है। पहली बात तो हमको लग रहा है क्या? आरएनए प्राइमर्स, छोटे छोटे आरएनए प्राइमर। दूसरी बात लग रही है हमको न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है ना। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, यानी अब हमारे पास में क्या हुआ? सेकंड स्टेप, यानी आज लास्ट स्टेप आते आते हमारे पास में डीएनए की कितनी कॉपी तैयार हो गई? 2 कॉपी तैयार हो गई, है ना। एक कॉपी से स्टार्ट किया था, 2 कॉपी हमारे पास तैयार हो गई, है ना। अब वापस से ये साइकिल रिपीट होगी तो 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16, 16 से 32, ये एक्सपोनेंशियली क्या होंगे? ये ग्रो होते जाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया हमारा पीसीआर। अब इसके लिए रॉ मटेरियल क्या लगता है? सबसे पहले तो हमको लग रहा है एक आरएनए प्राइमर, दूसरे लगते हैं हमको न्यूक्लियोटाइड। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इट रिक्वायर इज वन एंजाइम विच इज नोन एज पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। मैंने तुम लोगों को रेप्लिकेशन पढ़ाते समय बतलाया था कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इट इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसेस, ठीक है ना। रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए या डीएनए सिंथेसिस के लिए ये आवश्यक होता है पॉलीमरेज। अब ये पॉलीमरेज नॉर्मल जो हमारा पॉलीमरेज है, इसको अगर हम 98 डिग्री सेल्सियस और 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो ये तो पॉलीमरेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके लिए एक स्पेशल टाइप का पॉलीमरेज रिक्वायर्ड है। दैट पॉलीमरेज इज नोन एज टैक पॉलीमरेज, ठीक है। टैक पॉलीमरेज स्टैंड्स फॉर थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है। ये थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया है जो कि ये क्या है, एकदम हॉट टेम्परेचर में ये सर्वाइव करता है। अभी हॉट टेम्परेचर में रहता है, इसका अर्थ ये है कि इसके अंदर का जो डीएनए पॉलीमरेज है वो हाई टेम्परेचर को बियर कर सकता है, उसके अंदर वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इसलिए थर्मस एक्वेटिकस नाम का ये पॉलीमरेज हम यूज करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर। बात ख्याल में आई? तो ये छोटा सा प्रोसेस है पीसीआर का। इसके द्वारा क्या होता है कि एक कॉपी से तुम मल्टीपल कॉपी तैयार कर सकते हो। फॉरेंसिक साइंस में, मेडिकल साइंस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। अभी तुम लोगों को बताना है अब आरटीपीसीआर क्या होता है। आरटीपीसीआर का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। यहाँ पे हमने डीएनए से डीएनए की कॉपी तैयार किया है, लेकिन अगर हमको आरएनए से डीएनए की कॉपी तैयार करने की है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। अब उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हम ये टेस्ट काय के लिए कर रहे हैं आरटीपीसीआर। ये आरटीपीसीआर हम करते हैं ये कोविड-19 टेस्ट करने के लिए, है कि नहीं। कोविड-19 का जो टेस्ट है कोरोना वायरस का, अब ये कोरोना वायरस है क्या? एक्चुअली वायरस है आरएनए वायरस, ठीक है। और जो आरएनए वायरस होते हैं उनको हम रिट्रो वायरस बोलते हैं, ठीक है। अब टॉपिक हमारा इधर उधर चला जाएगा, इसलिए शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। ये कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है? आरएनए होता है। अब वो आरएनए उसके अंदर है या नहीं है ना। तो वो आरएनए उसका जेनेटिक मटेरियल टेस्ट करना है हमको हमारे सैम्पलिंग के अंदर। हमारे थ्रोट सैंपल है, स्वैब है ना, जो नेजल स्वैब है, वो लेकर क्या कर रहे हैं, वो आरटीपीसीआर कर रहे हैं। यानी कि वो आरएनए का प्रेजेंस चेक कर रहे हैं उसके अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो वो आरटीपीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर करते हैं, यानी आरएनए से डीएनए बनाते हैं और वो डीएनए को फिर वो मैच करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस आरटीपीसीआर का होता है। सिंपल मैंने तुम लोगों को एप्लीकेशन बता दिया। एक फॉरेंसिक साइंस में अब इसका क्या यूज़ होता है। फॉरेंसिक साइंस में इसका यूज़ ये होता है कि क्राइम सीन है, फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह पे मर्डर हो गया तो मर्डर जगह पे अगर हमारे वहाँ पे किसी के हेयर फॉलिकल मिल गया तो हेयर फॉलिकल के अंदर छोटे कम सेल रहेगा। हो सकता है जो मर्डरर है उसका क्या हो, हेयर वहाँ पे गिरे हुए हो, तो वो हेयर से हमने डीएनए निकाला, वो डीएनए बहुत कम क्वांटिटी में रहेगा, है ना। वो क्वांटिटी अगर किसी के साथ मैच करना है, किसी सस्पेक्ट के साथ में, तो वो लार्ज क्वांटिटी में लगेगा ना हमको। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो
हेयर फॉलिकल या क्राइम सीन पर जो भी सेल मिलता है, क्राइम सीन पर से सेल को कलेक्ट किया जाएगा, उस सेल से डीएनए निकालेंगे, उसकी क्वांटिटी को पहले बढ़ाएंगे और फिर जिसके भी साथ उसको मैच करना है मैच करते बैठेंगे, है ना। बात ख्याल में आई। तो ये फोरेंसिक साइंस में इसका एप्लीकेशन है। होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।